बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, घास को बकरा खाता है, बकरे को शेर खाता है, ऐसा करके एक इकोसिस्टम बना रहता है ना। तो उसी फाइनेंशियल इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है। वेब 3 इंटीग्रेटेड है, जो कि ओनरशिप आपकी रहेगी और फाइनेंस का आपको पूरा सिस्टम दे दिया जाएगा। और किस टेक्नोलॉजी पे बना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ठीक है। और इसका जो मेन पंच लाइन है वो क्या है? बिल्डिंग अ न्यू क्रेडिट सिस्टम, एडवांसिंग टुवर्ड्स अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिविलाइजेशन व्हाइल रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड वेल्थ प्राइवेसी, एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल फाइनेंशियल बेंचमार्क इन द वेब 3 वर्चुअल वर्ल्ड। तो देखिए, इसको मैं आपको इसका जो दो यूनिक पॉइंट मेरे को लगा ओरिजिन प्रोजेक्ट का, वो क्या लगा आपको बता रहा हूं। पहला चीज ये कि ये ग्लोबल बैंकिंग बना रहा है। एक प्रकार से आप ऐसे समझिए, ग्लोबल बैंक है ये, दुनिया का पहला ग्लोबल बैंक। अब ग्लोबल बैंक का क्या काम है, आप इसको आम भाषा में समझिए। देखिए, अभी हम इंडिया में रहते हैं और हम कोर बैंकिंग यूज करते हैं, यानी कि इंडिया में रहते हुए हम इंडिया के किसी भी कोने से पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, इंटरनेट से, या एटीएम से, या किसी भी बैंक के ब्रांच से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम चीज मुझे इंटरनेशनल या ग्लोबली करना है, मेरा मेरा दोस्त दुबई गया हुआ है, वहां से मैं कुछ मंगवाना चाह रहा हूँ, या फिर रशिया या कहीं भी दुनिया के किसी और कोने से मैं मंगवाना चाह रहा हूं, तो मैं उसको पैसे डायरेक्टली नहीं भेज सकता। उसके लिए मुझे 4-5 अलग अलग प्रकार के पेपर वर्क करने पड़ेंगे। और जब बैंक मुझे अप्रूवल देगा, उसकी मर्जी होगी, जब उसके टर्म्स एंड कंडीशन में मैं मैच करूंगा, तभी मैं उसको पैसा भेज सकता हूँ। और जो पैसा भेजूंगा उसका भी लिमिट बैंक ही सेट करेगा कि आप अधिकतम इतना ही पैसा भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं भेज सकते करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आज दुनिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि ग्लोबल बैंक जिसको मैं बोल सकूंगा। राइट। तो ये दुनिया का पहला ग्लोबल बैंक बनने जा रहा है, जहां पर आप अनलिमिटेड पैसे भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक यूनिक फीचर इसका ये हो गया। और दुनिया में जहां कहीं भी इंटरनेट मौजूद होगा, वहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और एक गुड न्यूज ये है दोस्तों, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो कि अर्थ के ऊपर में पूरे अर्थ के ऊपर में 1600 या फिर 16,000, मैं इस पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सैटेलाइट्स लगा रहा है, जिससे पूरी दुनिया को इंटरनेट का सप्लाई हर कोने पे मिलेगा। तो मतलब पूरे अर्थ में आप इस बैंक को एक्सेस कर सकते हो आने वाले टाइम पे। 60-70% स्टारलिंक वर्ल्ड में कवर हो चुका है, बहुत जल्दी इंडिया में भी लॉन्च हो रहा है स्टारलिंक। ठीक है। सैटेलाइट से ही डायरेक्ट हमको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो इसको आप कहीं भी इंटरनेट जहां कहीं भी अवेलेबल है, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा एक बढ़िया फीचर इसका क्या है, हम लोग जनरली ईएमआई के बोझ तले दबे रहते हैं। और जब हम ईएमआई नहीं पटा पाते किसी भी कारण से, जेन्युइन कारण भी होता है लोगों का, और ज्यादातर लोगों का जेन्युइन कारण ही होता है, 1% लोग ही हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं, सब लोग तो, बाकी लोग ईमानदार ही रहते हैं। तो होता क्या है, जब हम ईएमआई नहीं पटा पाते हैं ना, तो बैंक से फोन आता है और रिकवरी एजेंट घर आता है। और जब ये ऐसा होता है, तो इंसान को गिल्टी फील होने लगता है। उसको लगता है कि मेरी अब सामाजिक जो स्थिति है, या समाज में जो मेरी इज्जत है, वो थोड़ी सी धूमिल होने लगी है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड वेल्थ प्राइवेसी का मतलब हुआ, आपकी वेल्थ की प्राइवेसी और आपका रिस्पेक्ट दोनों पे, दोनों का दोनों यहाँ पे मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। कोई एजेंट ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आपके घर तक कौन आएगा? सिस्टम ही सिर्फ आपसे पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। बाकी वेल्थ प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी किसी का सिविल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि तो यहाँ केवाईसी ही नहीं होता है। तो सिविल स्कोर डाउन और अप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है। तो ये इसका फीचर है। तो ओवरऑल अगर मैं ओरिजिन प्रोजेक्ट की बात करूं, तो ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम बना रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि टेम्पर प्रूफ होगा, फुल्ली ऑटोनॉमस होगा, सिक्योर होगा, प्राइवेट होगा, फेयर होगा। इस
ओरिजिन के प्रोजेक्ट में ये डेस्क पे आया है 2000 मार्च में 2024 में आया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पिछले 14 साल से काम चल रहा था। अगर आप सर्टिक में इसको देखोगे, जाके चेक करोगे, तो 14 साल से इस प्रोजेक्ट में वर्किंग चल रही थी। बट इसको एक्टिवेशन में लाना शुरू किया गया मार्च 2024 से। इसको बहुत सारे देश के लोगों ने मिलके डिजाइन किया है इस प्रोजेक्ट को। इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड हैं, जिसमें से 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ ट्रेजरी फंड में लगे हुए हैं। यानी कि ट्रेजरी का जो फंड है वो भी यहाँ से सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही टर्म्स एंड कंडीशन जब मैच होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। कोई मैनुअली उसको वहां पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये पॉलीगॉन बेस्ड नेटवर्क पे बना हुआ है, डाई के साथ पेयरिंग है इसकी। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, प्रोजेक्ट में आप लगे रहोगे, जुड़े रहेंगे तो आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद ओनरशिप। लोग यहाँ पूछते हैं कि ओरिजिन का ओनर कौन है, इस ये कौन से देश ने बनाया है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, देश के बॉर्डर ये खत्म कर चुका है। ये पूरे अर्थ को इसने जोड़ दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर ओनर है, हमारे प्रोजेक्ट का ओनर है डाओ कम्युनिटी। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ का जमीन है, उसका ओनर अभी मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, और मैं किसी कम्युनिटी, किसी समिति का सदस्य भी हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने उस जमीन को समिति के नाम कर दिया। तो अब उस जमीन का मालिक कौन हो गया, समिति हो गई। अब उसका कर्ता धर्ता कौन हो गया, वो समिति हो गई। मैं सिर्फ समिति में सुझाव रख सकता हूँ। अब उस जमीन के ऊपर में मेरा इंडिविजुअली जो ओनरशिप था वो खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ सुझाव रख सकता हूँ कि इस 1 एकड़ के जमीन पे सामुदायिक भवन बनवा देते हैं हम लोग मिलके, और इसको हम वेलफेयर में यूज करना शुरू कर देते हैं। कुछ छोटा सा चार्ज रख देंगे इसके मेंटेनेंस के लिए। ऐसे करके हम सिर्फ प्रपोजल रख सकते हैं, और वो प्रपोजल जब समिति के अधिकतम सदस्य लोग जब वोट करेंगे, सहमत होंगे, तभी वो चीज एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे करके डाओ कम्युनिटी चलती है, मतलब कम्युनिटी चलती है। तो उसी प्रकार इसका क्रिएटर जो था, इसका ओनर जो था, इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में बनने के लिए किसने फंडिंग की थी, एनओबी फाउंडेशन ने। एनओबी फाउंडेशन ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, क्रिएटर्स की हेल्प की थी, और बाद में क्रिएटर्स और एनओबी फाउंडेशन दोनों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डाओ कम्युनिटी में डिप्लॉय कर दिया। राइट। और डाओ कम्युनिटी में वो खुद भी मेंबर्स है, और जो कोई भी बंदा यहाँ टोकन स्टेक करता है वो भी यहाँ का मेंबर बन जाता है, सदस्य हो जाता है। उसको भी उतना ही अधिकार मिल जाता है जितना डाओ कम्युनिटी के मेंबर्स को पावर है। यानी कि इस ओरिजिन को अगर आप टोकन स्टेक करते हैं तो आप भी एक प्रकार से यहाँ पर इसके इसके ओनरशिप के हकदार हो जाते हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है फ्यूचर विजन के साथ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। टोकोनॉमिक्स को शॉर्ट में समझा रहा हूँ, टेक्निकल चीजों में नए लोगों को ज्यादा क्लिक नहीं करता है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को सभी को पता होगा कि जिला सहकारी बैंक चलता है हमारे। सहकारी बैंक मतलब सहकारी बैंक। उस बैंक में क्या होता है, वहां पर चुनाव भी होते हैं। बैंक तो है, गांव गांव में वो धान खरीद रहा है किसानों से, और गांव गांव में सर्विस दे रहा है, धान खरीदी बिक्री केंद्र बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उस वो बैंकिंग सर्विस हो गया, लेकिन उसको मॉनिटर कौन करता है, उस सहकारिता बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये सारे लोग। और उसके लिए वोटिंग होती है। तो उसी प्रकार ओरिजिन भी एक प्रकार का सहकारिता बैंक ही है, ग्लोबल बैंक है, जहां पर एलजीएनएस नाम का टोकन इस पूरे बैंक को ऑपरेट करेगा। एलजीएनएस जो टोकन होल्डर्स हैं वो यहाँ पर प्रपोजल रखते हैं, वही लोग वोट करते हैं, और बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो एलजीएनएस एक एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी है, जो कि डाओ गवर्नेंस टोकन है, वोटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यही हमको टोकन जो है, जो हम स्टेक करेंगे, रिवॉर्ड के रूप में भी ये हमको टोकन ही देता है, पैसे नहीं देता है, टोकन देता है। ठीक है। तीसरा काम है कि जब एलजीएनएस का काम खत्म हो जाता है तो आखिरी में इसको ये बर्न हो जाता है, या फिर ये बर्न किया जाता है, और उसके बाद उससे बनता है कॉइन ए, जिसको हम स्टेबल कॉइन के नाम से जानते हैं। स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन का मतलब क्या हो गया, डॉलर।
यानी कि हर एक एलजीएनएस के बदले में $1 की उत्पत्ति हो जाती है आखिरी में, एलजीएनएस जब उसका काम खत्म हो जाता है तो। ठीक है, तो वो कॉइन ए बन जाता है, डॉलर के रूप में बनता है, और वो डॉलर जो है इस बैंक में चलेगा। किस बैंक में? ओरिजिन वेब 3 बैंक में। और इस बैंक में जो ब्लॉकचेन है उसका नाम रखा गया है एनोबीज। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, एनोबी फाउंडेशन ने इसको फंडिंग की थी। एनोबी अपने आप में एक ब्रांड है, उसने और भी कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, और एनोबी अपने नाम का ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है, यानी कि अपने ब्रांड इमेज को इसने दांव पे लगाया है। समझ लीजिए, जैसे कि टाटा एक ब्रांड है, रिलायंस एक ब्रांड है, तो उसी प्रकार एनोबी भी एक ब्रांड है, और एनोबीज नाम से ही यहाँ पर ब्लॉकचेन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसकी सप्लाई फिक्स रहेगी जैसे बिटकॉइन की है, 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख, सेम लाइक बिटकॉइन, इसका जो सप्लाई फिक्स रहेगा। और ये प्राइवेसी पब्लिक चेन ब्लॉकचेन है जिसपे सिर्फ ये प्रोजेक्ट रन करेगा। और इससे रिलेटेड जो टोकन्स है, ERC 20, ERC 721 और ERC 1155, ये सारे जो टोकन्स जो हैं, जो कॉइन्स है, वही इस प्रोजेक्ट में रन करेंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में एलजीएनएस खुद का स्टेबल कॉइन ए और एनओवी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मार्केट में अगर हम यूएसडीटी यूज करते, अगर हम डाई यूज करते, तो वो उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि वो ज्यादातर सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो प्राइवेसी और फेयर और सिक्योर नहीं रहेगा, वो सेमी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से आते और बनते हैं। ठीक है। दूसरा दिक्कत ये कि अगर उस स्टेबल कॉइन को हमारा प्रोजेक्ट यूज करेगा या करता है, तो वहां पर उसके गैस फीस या उसके टर्म्स एंड कंडीशन उनके हाथ में है, जो कि वो बदल सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उसको अथॉरिटीज चला रही है। राइट। तो यहां पर इन्होंने अपना खुद का कॉइन ए लॉन्च किया है, जो कि टोटली 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दम पे ये सब डिजाइन किया गया है, और यहाँ का जो प्रोजेक्ट है खुद के ही ब्लॉकचेन में चलेगा, एनओबी का। तो इससे क्या होगा फायदा? गैस फीस है वो ये लोग अपने तरफ से ही उसको सेट करके रखेंगे। दूसरा, इसका जो ब्लॉकचेन है सिर्फ ये प्रोजेक्ट चलाएगा, तो इसमें जो ग्लिच आता है, जैसे पॉलीगॉन पे हमने कई बार देखा है, या दूसरे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां पर मल्टीपल दूसरे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसपे दिक्कतें आती हैं, वो ग्लिच यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये दोनों यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इन लोगों ने टोटल कंप्लीट इकोसिस्टम ही डिजाइन किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, वो ठीक है, हमने तो टेक्नोलॉजी की बात की। ओरिजिन हमको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये सारा लिस्ट आपको इसके मोबाइल ऐप में दिख जाएगा। ये लगभग 18 सर्विसेज हमको देगा। राइट, जिसमें से इनका प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट आएगा, जो कि अनट्रैकेबल रहेगा, प्योर ओरिजिनल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट, डैप। उसके बाद इनका खुद का प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, क्रॉस चेन फंक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, एक्चुअल में इनका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, कॉइन ए, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेसी टोकन ERC 20, लोन एग्रीमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल, ये सारा चीज आएगा। ए पे सिस्टम, जैसे हम गूगल पे और ये जो सारी चीजें हम यूज करते हैं, ये सारा का सारा सिस्टम आएगा। रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन होगा। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, जमीन का पेपर हम सेंट्रलाइज तरीके से रखते हैं गवर्नमेंट के पास में। राइट। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप सोचिए, यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो रियल एस्टेट का जो यूज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर फीचर आएगा रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन को। मैं किसी दिन ये सारे के सारे 18 फीचर्स को भी स्टडी करके कौन कौन से सर्विसेज ओरिजिन देगा उसके बारे में भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। वो अपने आप में एक गजब का और बढ़िया टॉपिक बनेगा वो। उस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है इस प्रोजेक्ट का, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और डर किस बात का है। तो पहला, स्ट्रेंथ पे हम बात करते हैं। प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा विजन है,
आज हमारे प्रोजेक्ट में लगभग लगभग 20 लाख लोग हो चुके हैं कम्युनिटी में, जो कि बिगेस्ट डाउ कम्युनिटी है हमारी अभी फिलहाल। लेकिन हमारी दुनिया की जो आबादी है वो 800 करोड़ की है। और दुनिया में बैंकिंग का जो फंक्शन है वो यूज करने वालों की आबादी भी करोड़ों में है। और हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल, ये कोई एक्सचेंज नहीं है बीएनबी की तरह, स्टॉक मार्केट की तरह। ये तो बैंकिंग सेक्टर का प्रोजेक्ट है, और बैंकिंग सेक्टर को तो स्टॉक मार्केट से कम 10 गुना ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो बीएनबी का प्रोजेक्ट है, उससे भी बड़ा ये हो सकता है फ्यूचर में। इथेरियम और बिटकॉइन के बाद शायद तीसरे नंबर पे इसका नाम आ सकता है, अंदाज ये है। बहुत बड़ा विजन है इस प्रोजेक्ट का। सबसे बड़ी डाओ कम्युनिटी है अभी, लेकिन फिर भी बहुत इस प्रोजेक्ट में लोगों का आना बचा हुआ है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर है नए प्रोजेक्ट की तुलना में। और ये प्रोजेक्ट शुरू से जैसा अपने आपको बताया वैसे ही ये अभी भी चल रहा है। इसका खुद का कंप्लीट इकोसिस्टम है, ये सिर्फ टोकन वाला प्रोजेक्ट नहीं है। और ओरिजिन हमेशा रहेगा बिटकॉइन और इथेरियम की तरह, कहीं नहीं जाने वाला है। वीकनेस क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन इन कम्युनिटी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को खासकर भारत में हम सिर्फ थ्योरेटिकली जानते हैं, प्रैक्टिकली अभी यूज नहीं करते हैं। दुनिया के सारी देश बहुत सारे देश हैं, इवन श्रीलंका भी क्रिप्टो करेंसी यूज करना चालू कर दिया है। वहां के एक्सचेंज में आपको, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में आपको फिएट करेंसी मिल जाती है। दुबई क्रिप्टो हब बोला जाता है, वहां पर क्रिप्टो एक्सपो लग रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि क्रिप्टो में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भारत अभी कहाँ पर है? भारत की पोजीशन भी आपको बता दूं, 2018 में इसको बैन किया गया था, बाद में बैन को हटा दिया गया। उसके बाद क्रिप्टो टैक्स लगा दिया गया 30% का। अभी भारत अपना खुद का स्टेबल कॉइन एआरसी लेके आ रहा है, जिसका नाम है आर्क। पॉलीगॉन पे बेस्ड वो बनने वाला है। तीसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है भारत सरकार को कि क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशंस लेकर के आइए, सिर्फ क्रिप्टो टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ क्रिप्टो से रिलेटेड हमारे पास केसेस आते हैं, तो हम कैसे उस पर सुनवाई करेंगे जब हमारे पास रेगुलेशन ही नहीं रहेगा? तो उस पे भी वर्क कर रहा है। एक क्रिप्टो एक्सपर्ट्स की का पैनल बनाया गया है। उन लोगों से क्या क्या चाहिए, कैसे रहेगा फॉर्मेट, उससे इंडियन गवर्नमेंट मांगी है। उस पर डिस्कशन चल रहा है, काम चल रहा है। तो हमको तो पता है थोड़ा स्लो चलता है हमारे देश का काम तो, लेकिन उसके रेगुलेशंस इस साल या अगले साल या उसके अगले साल ज्यादा से ज्यादा वो आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी आदेश किया था, बोला था कि क्रिप्टो जो है उसको संपत्ति माना जाए। तो अभी इस पे काम चल रहा है, और इसीलिए हम इसको, एजुकेशन की कमी यहाँ पर है, प्रैक्टिकली हम नहीं जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमको पेटीएम कैसे काम करता है नहीं मालूम, हमको फोन पे काम कैसे करता है नहीं मालूम। हमको सिर्फ उसका रिजल्ट पता है कि क्यूआर को हम स्कैन करते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। वो प्रैक्टिकल यूज करके हम उस चीज को जानते हैं, उसको समझते हैं। उसी प्रकार क्रिप्टो को हम सिर्फ एजुकेशन जो है, हाँ, यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। लेकिन असल में आने वाले टाइम पे शायद हमारे जो आज से 5 साल के बाद में जो जनरेशन है वो शायद हम पे ये सवाल पूछेगी कि अच्छा आप लोग क्रिप्टो को ऐसे समझाते थे जूम मीटिंग कर करके। अच्छा, वो लोग शायद हमारे इस बात को या तो अफसोस करेंगे या फिर हंसेंगे। ये दिन भी हम देखेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है। तो अब अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अभी क्रिप्टो वेव चल रहा है दोस्तों। क्रिप्टो वेव को मैं कैसे समझाऊं? आज से 40 साल पहले आप चले जाइए। जमीन जो है, 40 साल क्या, मैं 30 साल भी मैं कह दूं, तो जो जमीन है वो 1000 में मिलता था। यानी कि 2000, 3000, 5000 रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती थी 40 साल पहले। और आज वही जमीन की कीमत है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए एकड़। आज कहीं पे इंडिया में किसी भी कोने में 2000, 5000 रुपए एकड़ में जमीन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि 40 साल पहले जमीन का वेव चला था, लैंड का वेव चला था। आज से 40 साल पहले गोल्ड का वेव चला था। जिन लोगों ने उस टाइम जमीन खरीदा, जिन लोगों ने सोना खरीदा, आज वो सारे लोग अभी करोड़पति हैं। और आज आपके पास 1000 रुपए हैं, हजारों में है अगर पैसे, तो आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप क्रिप्टो खरीद सकते हो।
और 40 साल इंतजार करना नहीं पड़ेगा उस 10,000 रुपए को 4 करोड़ बनने में। यहाँ सिर्फ 4 साल में हो जाता है, क्योंकि ये क्रिप्टो है। आज दुनिया बदल चुकी है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी 50 साल पुराना इंसान नहीं है जो 50 सालों से व्यापार कर रहा है। वो 10 साल में ही दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। अगर आप जेफ बेजोस को देखोगे, जिसने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन? बिल गेट्स। बिल गेट्स से पहले सबसे रईस आदमी कौन था दुनिया का? तेल कंपनी के मालिक थे, जिनके तेल के कुएं थे, जो जो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का बिजनेस करते थे। वो दुनिया के सबसे अमीर के सूची में उनका नाम रहता था, नंबर 1। उसको बीट किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक ने। कौन? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने उसको बीट किया। वो क्या था? कंप्यूटर युग। कंप्यूटर कब से आया, इंटरनेट कब से आया, उस हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिए। बिल गेट्स को बिल गेट्स बनने में मुश्किल से 20 साल लगा होगा। बिल गेट्स को कौन पीछे छोड़ दिया? जेफ बेजोस ने, अमेजोन का मालिक। कितने साल में बिल गेट्स को पटकनी दे दिया? सिर्फ 10 साल में, या ज्यादा से ज्यादा 15 साल होगा। आंकड़े थोड़े 19-20 होंगे, आप चेक कर लेना। और फिर अमेजोन के मालिक को किसने पटकनी दे दी? एलोन मस्क ने। वो 10 साल में दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। और अभी आप फेसबुक को ही ले लीजिए। कल का छोकरा कॉलेज का आज दुनिया के 10 रईसों में गिना जाता है। तो आज की डेट में दुनिया फास्ट हो चुकी है। वो 40 साल 50 साल समय नहीं लगता है, 4 साल 5 साल में काम हो जाता है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है। स्कैम वाले प्रोजेक्ट्स बस यहाँ पर आके बीच बीच में उंगली करते हैं, वही एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, तो वो ये इसी वजह से ये सारी चीजें होती है, और हम ओरिजिनल प्रोजेक्ट को भी स्कैम की नजर से और डर की नजर से देखते हैं। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट जो है हमको 3 टाइप का रिवॉर्ड ऑफर करता है अगर हम एलजीएनएस स्टैक करते हैं तो। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप अपने किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये पर डे आपको हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4 के स्पीड में नए टोकन्स देता है। मतलब अगर आपने उदाहरण के लिए 100 टोकन आपने स्टैक कर दिया है, तो पर डे हर 8 घंटे में आपको 100 टोकन के पीछे में 0.2% टोकन ऐड हो जाएगा, और वो फिर कंपाउंडिंग होगा, उसमें कंपाउंडिंग भी मिलेगा। सेकंड इनकम क्या है? अगर आपने टोकन स्टेक कर लिया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने भाई को बता दिया, अपने दोस्त को बता दिया, उसने भी टोकन स्टेक कर लिया, तो वो जो टोकन स्टेक करेगा उसके पीछे भी आपको थोड़ा सा कुछ रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कहते हैं। तो ये दो इनकम भी ही आपके लिए वैसे पर्याप्त है पूंजी बनाने के लिए, राइट। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, स्टॉक मार्केट एजेंट की तरह यहाँ पर काम करना चाहते हैं, इसको एज अ कैरियर यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाओ कम्युनिटी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे डाओ रिवॉर्ड्स में V1 से लेके V6 तक की रैंकिंग है। जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वेस्टमेंट करवा के एक फंड क्रिएट करवा लेता है, एक लमसम अपने अपने उसमें वो इन्वेस्टमेंट करा देता है 1.5-2 करोड़ रुपए का, तो उसके पीछे में उसको एक छोटा सा कमीशन मिलता है, उसकी उससे उसकी उसका काम चलता है। तो उसी प्रकार डाओ कम्युनिटी अगर आप यहाँ बनाना शुरू करते हैं, तो V1 में आपको ऑन एन एवरेज पर डे का 10 एलजीएनएस टोकन रिवॉर्ड के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। और ये 10 टोकन से लेके V2 V3 V4 V5 और V6 की रैंकिंग में V2 में लगभग पर डे का 30 टोकन, V3 में पर डे का 50 टोकन, और V4 में पर डे का लगभग 70-80 टोकन, और V5 में ये लगभग 200 टोकन, और V6 में नियर अबाउट 1000 टोकन के आसपास पर डे का इनकम जनरेट होना यहाँ शुरू हो जाता है टोकन के रूप में। ना कि डॉलर, ना कि रुपया, टोकन मिलता है हमको काम करने में यहाँ पे। और टोकन का जो बाजार में भाव रहेगा वो हमारी कमाई रहेगी, राइट। तो ऐसे करके ये प्रोजेक्ट हमको रिटर्न देता है। तो फाइनल कंक्लूजन और इसमें हमारे पास हम क्या कर सकते हैं वो बताता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट में आता है। आप जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कहते हैं आप बिटकॉइन खरीदो, चाहे इथेरियम खरीदो, या फिर ओरिजिन एलजीएनएस खरीदो, उतना ही पैसा यहाँ पे लगाइए,
जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप आराम से रात में सो सकें, जिसमें आपको, क्योंकि ज्यादा लालच में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया प्रोडक्ट है ना ये। आज से 10 साल बाद में आप यहाँ करोड़ों रुपए लगा दो ना, अपना पूरा पैसा पार्क कर देना, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं हेलो। है, क्योंकि तब हाँ, तक ये थोड़ी सा और दिक्कत पसर ये है। जाएगा। हेलो, विकास सर। जी। जी सर। सर, वो बीएनबी का और ओरिजिन का कंपैरिजन बताएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा आ रहा समझ। हूँ उस पे। ओके अच्छा, ठीक ओके है। सर। तो समय का हम्म। भी हमें ध्यान रखना है सर। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप। डिसीजन को लेकर टाइम तो पता नहीं चलता है हम लोग को। हाँ और बिल्कुल अभी बिल्कुल। आप 2 घंटे लेंगे, 2 घंटे हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि अच्छा, जबरदस्त टाइम सेशन भी। रहती है आपकी। जी जी। जी जी टाइम जी। टाइम भी जा रहा है ना, मेरे को ध्यान ही नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन में ही खो गया हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट, फिर मैं आगे उसमें आता हूँ, बीएनबी के उसमें कंपैरिजन में। तो देखिए, बीएनबी के कंपैरिजन में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी काम आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर दो तरीके का दिमाग में स्ट्रेटेजी बना लीजिए आप। एपी बीपीएल योजना और एपीएल योजना, मैंने इसको नाम दिया है। दोनों में 6 महीने का ही रिस्क है। फर्क ये है कि बीपीएल योजना का मतलब है एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 10 से 20 हजार रुपए आप अगर लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। अगर आपने 10-20 हजार रुपए पैसा लगाया, अभी टोकन का प्राइस बढ़िया है, आपको बहुत अच्छे खासे टोकन्स मिल जाएंगे उतने में। और वो 6 महीना आप उसको होल्ड करिए, इस टैग में छोड़ दीजिए, क्या प्राइस चल रहा है कैसे चल रहा है देखने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के बाद वो टोकन है 3 गुना हो जाएगा आपका बढ़ के। तो मान लीजिए उदाहरण, आपने 100 टोकन लिया है तो वो 300 हो जाएगा, आपने 10 टोकन लिया है तो वो 30 टोकन हो जाएगा। तो 6 महीने के बाद में जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने पैसा लगा है, उतने का टोकन आप सेल कर दीजिए। बाकी का बचा हुआ टोकन अगले 3.5 साल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है ना ये। इन्वेस्टमेंट करके आपको छोड़ के रखना है, तभी तो आपका पूंजी बनेगा। सोना आज खरीदा, कल आप बेचने चले जाओगे तो थोड़ी ना कमाओगे। सोना या जमीन आज खरीदे हो, 5 साल 10 साल बाद बेचने जा रहे हो, जरूरत पे बेचने जा रहे हो, तब आपको लगेगा कि मैं पैसा कमाया हूँ। रोज रेट देखोगे तो सोना खरीदने के बाद भी दिल में दर्द होगा आपके तो, क्योंकि सोने का भाव भी रोज चढ़ता बढ़ता होता रहता है। ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है पैसा लगा के बैठिए करके। तो यहाँ पर 3.5 साल के बाद में आपका लगाया हुआ पैसा 2 हजार गुना, यानी कि टोकन जो है वो 2 हजार गुना बढ़ जाएंगे। और उस टाइम जो टोकन का भाव रहेगा वो आपकी कमाई हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है, एपीएल योजना। यहाँ पर भी आपका रिस्क 6 महीने का ही है। इसको आप बिजनेस की तरह देखिए, इस स्ट्रेटेजी को। जैसे हम नया बिजनेस करते हैं तो नया बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट लगता है 5 लाख 10 लाख रुपए का। लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है कि वो 5 से 10 लाख अगर आपने कोई बिजनेस में लगाया है तो डूब भी सकता है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, वो एक बिजनेस का रिस्क है, ये दुनिया के हर बिजनेस में होता है। तो माइंडसेट कैसा रखना चाहिए और खुद का और इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए कि अगर कुछ होता है तो उसको आपको टेंशन ना हो, आप आराम से सेट कर लेंगे। एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, बिजनेस में पैसा भी लगता है, समय भी लगता है जमने में, और रिस्क भी 1% का वहां भी रहता है। तो वही माइंडसेट यहाँ पे रखना है, तो उस माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल है। अगर आपने 200 टोकन खरीद के रखा है तो हर महीने आपको टोकन बेचना है, जो भी एक्स्ट्रा टोकन आपका बना है उसमें से 80% बेच दीजिए, और बाकी का 20% छोड़ दीजिए वहीं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा करेंगे आप तो 6 महीने के अंदर आपका मूलधन, आपका लगाया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और 7वें महीने से आपने जितना पैसा लगाया है उससे कहीं ज्यादा का पैसा जो है वो आपका इन्वेस्टेड रहेगा, और हर महीने यहाँ पे इनकम भी आते रहेगी। इससे क्या होगा, आपको हर महीने आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपकी कमाई हो गई, बिना कुछ किए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी क्रिएट होता रहेगा। तो ओवरऑल ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं, जो कुछ नए फाइंडिंग्स मिले हैं मुझे